आपने अभी अभी क्या देखा? यह असली फुटेज यूक्रेनी ड्रोन ने बनाई है, जो काले सागर में अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहा है। एक और रूसी जहाज जो कुछ ही पलों बाद नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन यह कोई आम जहाज नहीं था। यह रूसी बेड़े के लिए बहुत खास जहाज था। जब मैं कहता हूं खास, मतलब रूस के पास ऐसे जहाज बहुत कम हैं। क्या जानते हैं कि इस हमले को और खास क्या बनाता है? सिर्फ ये नहीं कि क्या निशाना बनाया गया, बल्कि ये भी कि ये कहां हुआ। यही वो जगह थी जहां वे भागकर गए थे। ये ठीक है, खेल को पूरी तरह बदल देता है। ये समझने के लिए कि ये हमला रूस के लिए इतना विनाशकारी क्यों है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस तरह के जहाज को निशाना बनाया गया था। ये कोई आम डिस्ट्रॉयर या बड़ी तोपों वाला फ्रिगेट नहीं था। ये कुछ बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा दुर्लभ था। एक प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल, 7 जहाज। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि ये जहाज इतना खास क्यों है? ठीक है, कीमत से शुरू करते हैं। इनमें से हर एक जहाज को बनाने में करीब $60 मिलियन खर्च होते हैं। और दूसरी बात, इनकी दुर्लभता है। रूस के पास अपनी पूरी फ्लीट में इस तरह के सिर्फ 5 जहाज हैं। 5। जब आप एक खो देते हैं तो आप सचमुच इस श्रेणी में अपनी कुल क्षमता का 20% खो रहे होते हैं। लेकिन इस जहाज की असली कीमत इसकी कीमत में नहीं है, बल्कि इसमें है कि यह क्या कर सकता है। हम यहाँ एक उच्च तकनीक जासूसी जहाज की बात कर रहे हैं। इसमें गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले उपकरण लगे हैं जो 300 मीटर की गहराई तक काम कर सकते हैं। इसमें समुद्र की सतह का नक्शा बनाने के लिए साइड स्कैन सोनार भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन सिस्टम लगे थे जो प्रसिद्ध RER सिस्टम है। क्या आप जानना चाहते हैं इसका असल मतलब? कुछ शब्दों में कहें तो यह जहाज काले सागर में रूसी बेड़े की आंखें और कान था। यह यूक्रेनी पानी के नीचे ड्रोन का पता लगा सकता था, समुद्र की सतह का नक्शा बना सकता था, बारूदी सुरंगों की तलाश कर सकता था, दुश्मन की संचार व्यवस्था को इंटरसेप्ट कर सकता था। ऐसा था जैसे रूस ने अभी अभी अपनी नौसेना की खुफिया जानकारी के सबसे अहम सेंसरों में से एक को खो दिया हो। और यहाँ वह बात है जो इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बना देती है। यूक्रेनी ड्रोन ने जहाज को ऐसे ही नहीं मारा। यह एक बिल्कुल सटीक सर्जिकल हमला था। उन्होंने किसी भी सैन्य जहाज के सबसे संवेदनशील हिस्से पर वार किया, जिसे जहाज का ब्रिज कहा जाता है। यही वह जगह है जहां नेविगेशन उपकरण, संचार प्रणालियां और पूरा इलेक्ट्रॉनिक पहचान उपकरण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ठीक उसी जगह जहाज की सबसे कीमती तकनीक केंद्रित थी। अब जरा सोचिए, एक अकेला ड्रोन जिसकी कीमत जहाज के मुकाबले बहुत कम थी, उसने जहाज के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण को नष्ट कर दिया। और इससे रूस के लिए एक विनाशकारी आर्थिक समीकरण बन गया। उन्होंने इस जहाज को बनाने में $60 मिलियन खर्च किए। यूक्रेन ने उसे खेल से बाहर करने के लिए कुछ लाख डॉलर खर्च किए। लेकिन आइए उस बिंदु पर आते हैं जो इस कहानी में सच में सब कुछ बदल देता है। इस घटना की जगह क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यह हमला नोवोरोसिस्क बंदरगाह के पास हुआ था। और नोवोरोसिस्क वही जगह थी जहां रूस ने अपने सबसे कीमती जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानांतरित किया था। 200 से भी ज्यादा सालों तक ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य बेस सेवास्तोपोल क्रीमिया में था। सेवास्तोपोल को दुनिया के सबसे मजबूत और सुरक्षित नौसैनिक अड्डों में गिना जाता है। लेकिन लगातार यूक्रेनी हमलों ने सेवास्तोपोल को अस्थिर बना दिया। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें खुद बंदरगाह के अंदर लक्ष्यों को निशाना बनाने लगीं। और इसके साथ ही रूस को कुछ अकल्पनीय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण जहाज नोवोरोसिस्क भेज दिए और अपनी ऐतिहासिक बेस को लगभग छोड़ दिया।
रूसी सेना ने हाल ही में क्रीमिया के कब्जे वाले सेवास्तोपोल बंदरगाह से कई ब्लैक सी फ्लीट जहाजों को क्रास्नोदार क्राय के नोवोरोसिस्क बंदरगाह में स्थानांतरित कर दिया। संभवतः यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि यूक्रेन द्वारा कब्जाए गए क्रीमिया में रूसी संपत्तियों पर लगातार हो रहे हमलों से इन जहाजों की सुरक्षा की जा सके। युद्ध अध्ययन संस्थान का कहना है कि सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि रूसी सेना ने सेवास्तोपोल से नोवोरोसिस्क तक कम से कम 10 जहाजों को स्थानांतरित किया है, जिनमें 3 डीजल पनडुब्बियां, 5 लैंडिंग जहाज और कई छोटे मिसाइल जहाज शामिल हैं। काला सागर में एक गतिशील गहरे हमले की लड़ाई चल रही है। यह संभवतः रूस को एक प्रतिक्रियात्मक स्थिति में ला रहा है, जबकि यह दिखा रहा है कि यूक्रेन की सेना क्रेमलिन की प्रतीकात्मक और रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन को कमजोर कर सकती है। अपने कब्जे वाले सेवास्तोपोल के गर्म पानी के बंदरगाह से एक समस्या यह है कि यह सुरक्षित शरण स्थली अभी पूरी तरह से असुरक्षित साबित हुई है। अगर यूक्रेन नोवोरोसिस्क के पास उच्च मूल्य वाले जहाजों पर हमला करने में सफल रहा है, तो अब काले सागर में रूसी बेड़े के लिए वास्तव में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचा है। और यह, जैसा कि आप पहले ही समझ चुके होंगे, रूसियों के लिए एक असंभव दुविधा पैदा करता है। वे अपने जहाजों को सेवास्तोपोल में रख सकते हैं, जहां रख रखाव और मिसाइलों को फिर से लोड करने की सबसे अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन यह हमलों के लिए असुरक्षित है। या वे उन्हें नोवोरोसिस्क में रख सकते हैं, जहां सुविधाएं कमजोर हैं, लेकिन अब यह भी असुरक्षित साबित हुआ है। इस हमले के बाद जो बात साफ हो गई है वह यह है कि रूस ने काला सागर पर अपनी रणनीतिक पकड़ खो दी है। अब उसके जहाज उन पानी में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते जिन पर वह दशकों से नियंत्रण रखता था। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ एक जहाज को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक टोही जहाज को निष्क्रिय कर देते हैं तो आप सिर्फ भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, आप दुश्मन को अंधा कर रहे होते हैं। इस जहाज के संचालन से बाहर होने पर रूसी बेड़े ने यूक्रेनी गतिविधियों की समुद्र में निगरानी करने के लिए अपने मुख्य उपकरणों में से एक खो दिया है। अब वे समुद्र की सतह का नक्शा उतनी कुशलता से नहीं बना सकते ताकि बारूदी सुरंगों का पता लगा सकें, और वे यूक्रेनी पानी के नीचे ड्रोन को भी उतनी सटीकता से ट्रैक नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने दुश्मन की संचार प्रणाली इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी खो दी। सैन्य दृष्टि से इसे मिशन किल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाज को पूरी तरह से डूबने की जरूरत नहीं है बेकार होने के लिए। उसे बस अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाने की क्षमता खोनी चाहिए, और ठीक यही हुआ था। जहाज को मरम्मत के लिए वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें महीनों लग सकते हैं। इस दौरान रूस सीमित नौसैनिक खुफिया क्षमता के साथ काम करेगा, उस क्षेत्र में जो उसकी सेनाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। और यह हमला अकेला नहीं था, यह एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसे यूक्रेन ने बेहद सटीकता के साथ अंजाम दिया है। वे बस यूं ही जहाजों पर हमला नहीं कर रहे हैं, वे एक रणनीतिक नौसैनिक अभियान चला रहे हैं जिसका उद्देश्य रूसी क्षमताओं को कमजोर करना है। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले 28 अगस्त को यूक्रेन ने एक और विनाशकारी हमला किया, इस बार आजोव सागर में एक बुयान एम कॉर्वेट पर। इस हमले में और भी अधिक परिष्कृत तरीका अपनाया गया था। पहले उन्होंने जहाज को अंधा कर दिया, उसके रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने जहाज के ढांचे और मिसाइल लॉन्चर क्षेत्र पर हमला किया। बुयान एम कॉर्वेट एक मिसाइल वाहक था, कालिब्र। यही मिसाइलें रूस यूक्रेनी शहरों पर बमबारी में इस्तेमाल करता है। वे जानते थे इस जहाज को निष्क्रिय करना मतलब था। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल हमले करने की क्षमता को सीधे तौर पर कम करना। और हम यहाँ फिर से देख सकते हैं यूक्रेनी रणनीति वैसे ही काम कर रही है जैसी उसे करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस के पास कुल मिलाकर केवल 12 बुयान एम कॉर्वेट्स हैं। हर एक जो संचालन से बाहर होती है वह रूसी आक्रामक क्षमता में एक महत्वपूर्ण कमी का प्रतिनिधित्व करती है। और आंकड़े देखिए, वे इन हमलों के असली प्रभाव को दिखाते हैं। समुद्र से कैलिबर मिसाइलों के प्रक्षेपण की गति में भारी गिरावट आई है।
4 प्रक्षेपण हुए और ये कुछ मिसाइलें भी यूक्रेनी वायु रक्षा द्वारा रोक ली गईं। अधिकतर मौकों पर यूक्रेन ने वह हासिल किया है जिसे कई विशेषज्ञ असंभव मानते थे। एक ऐसा देश जिसके पास पारंपरिक नौसेना नहीं है, उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने यह सब विषम तकनीक, कम लागत वाले ड्रोन और नवाचारपूर्ण रणनीतियों का उपयोग करके किया, और यह हमें रूस के लिए इस युद्ध की आर्थिक वास्तविकता तक ले जाता है। जरा सोचिए, हर एक जहाज जो खोया गया या क्षतिग्रस्त हुआ, सीधी और ज्यादातर मामलों में अपूरणीय क्षति का प्रतिनिधित्व करता है। ये वे संसाधन हैं जिन्हें युद्ध के अन्य मोर्चों पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब इन्हें मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए लगाना पड़ेगा। रूसी अर्थव्यवस्था पहले से ही युद्ध की लागत के कारण भारी दबाव में है, जो एक दिन में $1 अरब तक पहुंच जाती है। यूक्रेन का हर सफल हमला उस बजट पर और दबाव डालता है जो पहले से ही अपनी सीमा तक खिंचा हुआ है। नोवोरोसियस्क के पास जहाज पर हमला इस नौसैनिक अभियान का निर्णायक क्षण है। यह साबित करता है कि यूक्रेन ने काला सागर में कहीं भी उच्च मूल्य के लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता विकसित कर ली है। रूसी बेड़े के पास अब सुरक्षित ठिकाना नहीं है। यह मूल रूप से क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल देता है। काला सागर, जिस पर रूस दशकों से नियंत्रण रखता था, अब एक विवादित क्षेत्र बन गया है जहां यूक्रेन रूस की किसी भी गतिविधि पर भारी कीमत थोप सकता है, और यह कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। यूक्रेन नई क्षमताओं का विकास जारी रखे हुए है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे लॉन्ग नेपच्यून, फ्लेमिंगो और साप्सान शामिल हैं। ये नए सिस्टम यूक्रेनी अभियानों की पहुंच को और भी आगे बढ़ाने का वादा करते हैं, जिससे काले सागर से बहुत दूर रूसी ठिकाने भी खतरे में आ जाते हैं। अब इस कहानी में सबसे अहम है कि रूस इन हमलों का जवाब कैसे दे रहा है। उन्होंने आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में पारंपरिक नौसैनिक रणनीतियों की सीमाओं को उजागर कर दिया है। रक्षा प्रणालियां, जिन्हें पहले पारंपरिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, अब छोटे और आसानी से चलने वाले ड्रोन के झुंड के सामने मुश्किल में हैं। रक्षा प्रणालियां, जिनकी स्थापना में करोड़ों खर्च हुए, अब ऐसे हमलों से मात खा रही हैं जिनकी लागत उसका एक अंश भर है। यह लागत में असमानता रूस के लिए केवल रक्षा पर आधारित रणनीति को असंभव बना देती है, और आंकड़े इस हकीकत की पुष्टि करते हैं। अनुमान बताते हैं कि यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन हमलों से हुए कुल नुकसान पहले ही $0.5 अरब से अधिक हो चुके हैं। यह रूस के लिए अपूरणीय रूप से खोए गए संसाधनों की एक बहुत बड़ी मात्रा है। जासूसी जहाज पर हमला। नोवोरोसियस्क के पास रूसी जहाज पर हमला नई वास्तविकता का प्रतीक है। एक अपेक्षाकृत साधारण ड्रोन ने उन्नत नौसैनिक तकनीक में दशकों के निवेश को निष्क्रिय कर दिया। इसने साबित कर दिया कि समुद्र में भी, जैसे जमीन पर होता है, सामरिक नवाचार भौतिक श्रेष्ठता पर भारी पड़ सकता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया और आप आधुनिक सैन्य संघर्षों पर और भी गहराई से विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी इस कहानी में रुचि लेंगे, तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।